हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। मैं गुरु हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाटिया जी। हाँ जी। आप तो काफ़ी दुबई आते रहते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी, आपने काफ़ी छात्रों की ज़िंदगी को बदला है। तो आपको ये क्या ट्रांजिशन इतने सालों में आपको लगा है दुबई का इंडिविजुअली और इंडिया का इंडिविजुअली? देखिए, अगर हम दुबई की बात करें तो मैं जब सबसे पहले दुबई आया था 2003 में, तब पॉपुलेशन शहर की लगभग 9 साढ़े 9 लाख थी। आज शहर की पॉपुलेशन लगभग 40 लाख है। तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शहर है जिसमें 22 साल में पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी हो, 4 गुना से भी ज़्यादा। तो दुबई इज़ एक्सपांडिंग। और दूसरा जो एक अच्छी बात मुझे देखने को मिल रही है कि जो ग्लोबल साउथ ने, और दुबई इज़ ए पार्ट और यूएई इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, भारत भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। जो ग्लोबल साउथ ने जो इनिशियल आईटी रिवॉल्यूशन की बस मिस की थी, वो ग्लोबल साउथ ने एआई रिवॉल्यूशन की बस मिस नहीं करी। बिल्कुल। तो उस बस में ग्लोबल साउथ चढ़ चुका है और पूरी दुनिया को एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी में रास्ता दिखाने की दम भर रहा है। रही बात भारत की, भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 1.5 साल में तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो अगले 4 से 5 साल तक 6.5 से 7% की ग्रोथ करने के प्रोजेक्शंस हैं, और जहाँ पे इन्फ्लेशन या महंगाई 3 से 4% के बीच है। दुनिया में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जो 7% के आसपास ग्रो करने की ताकत रख रही है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है जो 2047 में, जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष संपूर्ण होंगे, उस समय अपने आप को विकसित घोषित करने के लिए दम भर रही है, तैयार है, तत्पर है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में हो रहे हैं। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है जहाँ पे युवा वर्ग, महिलाएं अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर रही है और उनकी उड़ान दूर गगन में उड़ती ही जा रही है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है क्योंकि अभी भारत में, मैं अगर आपको कहूँ तो कई चीज़ें हो रही है। जैसे पिछले 2 दिन पहले ही जीएसटी की दरों में भयंकर कटौती की गई। उससे 4 महीने पहले 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आयकर 0 कर दिया गया। उससे पहले पिछले 11 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 56 करोड़ लोगों के, 56 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। लोगों को लगा कि उन खातों में पैसा नहीं होगा, आज उन खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ। वाह। तो भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है जहां पर पिछले 11 वर्षों में युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए 33 करोड़ उद्यमों को, एमएसएमईज को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया गया, और जिसमें अधिकतर महिला उद्यमी है। कमेंडेबल। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग भारत में होता है, जिसकी कॉस्ट 0 है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है जहाँ पे हर घर जल, हर घर गैस, हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का काम, देने का प्रण भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले रखा है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है जहाँ पे अगले 11 साल में पर कैपिटा इनकम, प्रति देशवासी की इनकम डबल हो जाएगी। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है जिसने
पिछले 11 वर्ष में दुनिया में वन ऑफ द कंट्री है भारत जिसने स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो भारत इज ऑन द नेक्स्ट लेवल, भारत इज फ्लाइंग। भारत की उड़ान, जो भारत के लोगों की सपनों की उड़ान, उसको गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज दे दिया है, वो नीले गगन में उड़ते ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मुझे इतना प्रफुल्लित महसूस हो रहा है कि मैं भारतीय होकर अपने अब गर्वान्वित हो रहा हूँ। और मैं भारतीय होकर गर्व से ये बता रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और अब एक भारतीय होने के नाते मैं यूनाइटेड अरब अमीरात में काम भी करता हूँ, यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन भी करता हूँ, और मैं ऐसा चाहता हूँ और ये मेरी दिली इच्छा है कि भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात मिल के इस तरह से हम कोऑपरेशन करें। फॉर एग्जांपल सीपा एग्रीमेंट, जो सुनने से तो मुझे बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो भारतीय उद्योग पे, यूनाइटेड अरब अमीरात उद्योग पे ये बहुत ही सकारात्मक पड़ रहा है। तो इसमें आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, भारत यूएई एक स्वाभाविक पार्टनर्स हैं। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच में कोई एग्रीमेंट कराने की ज़रूरत नहीं, ये स्वभाव से ही एग्री होके चलने वाले दो देश हैं। और सीपा एग्रीमेंट ने उस स्वभाव को एक लीगल जामा पहनाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में ये सुनिश्चित किया कि नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल के अलावा हम दोनों देशों के ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाएं। अब $100 बिलियन नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल ट्रेड, तो क्या होगा? F&B आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, टूरिज़्म आएगा, और दोनों देशों में और दोनों देशों की सरकारों के प्रण में इतनी ताकत है कि ये $100 बिलियन को हम अचीव करेंगे। पर सीपा एग्रीमेंट या टैरिफ बैरियर ही इंटरनेशनल बिजनेस में बैरियर्स नहीं होते, छोटे छोटे बैरियर्स भी होते। एक तो होता है लंबा बैरियर, वो सीपा मान लो हम कहते हैं ये 10 फीट का बैरियर है, तो उस 10 फीट को तो सीपा ने ज़मीन पर ला दिया। पर आधा आधा फीट के कई बैरियर आते रहते हैं। अगर उन आधा आधा फीट के बैरियर को रिजॉल्व नहीं किया तो ये 10 फीट के बैरियर को रिजॉल्व करने के बाद भी गाड़ी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। तो हम इसको फाइनेंस की भाषा में कहते हैं स्मॉल फ्रिक्शंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। इन स्मॉल फ्रिक्शंस को रियल टाइम बेसिस पर, मतलब ये नहीं कोई स्मॉल फ्रिक्शन की वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं बन सकती, क्योंकि हर आधा फिट की अलग दवा है। तो उनको रियल टाइम बेसिस पर रिजॉल्व अगर हम कर दें तो ये जो $100 बिलियन का नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल का जो ट्रेड है उसे हम पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं। 2025 के पहली 6 मई में, जिसको हम फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ ईयर 2025 कहते हैं, हमने नॉन ऑयल ट्रेड को $37.6 बिलियन तक पहुंचाया। अगर हम ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ को देखें अगर नॉन ऑयल ट्रेड में, तो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है 34%, 34%, मतलब आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है यूएई की सरकार के साथ, उससे देश को फ़ायदा मिल रहा है। और जो भारत का लाखों लोगों का डायस्पोरा है यूएई में, आज यूएई की विकास यात्रा में भारत के लोगों का पसीना भी मिला हुआ है। इससे इन दोनों चीज़ों को फ़ायदा मिल रहा है। सीपा एग्रीमेंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। We have to resolve the small frictions which are arising, and $100 billion of non-fuel and non-precious metal trade between India and UAE is achievable. If we compare year on year, in the first half year of 2025, the year on year growth is
34%, and we had achieved non-oil trade between India and UAE of $37.6 billion. बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मुझे कई ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारी संस्कृति, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग, हमारे इमोशंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वासी हों या फिर भारतीय वासी हों, काफ़ी समानांतर है। तो इसका जो उपयोग हो रहा है, ये सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए जो हो रहा है, शायद ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। धन्यवाद। अब दूसरा इसमें प्रश्न ये उठता है कि हमारी कंट्री में इतनी युवा प्रतिशत, इतनी एनर्जी है, इतना योग्यता है, वो हम यूएई में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और यूएई कैसे हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने अरुण जी। जैसा मैंने अपने पिछले सवाल के उत्तर में बताया कि ग्लोबल साउथ ने एआई और क्वांटम की बस को मिस नहीं किया। उस बस में ग्लोबल साउथ चढ़ चुका है और यूएई की सराहना करनी चाहिए कि वो उस बस में पहले कुछ लोगों में जब जो बस में चढ़े उसमें यूएई चढ़ी और भारत भी उस बस में है। भारत के पास उस बस को चलाने का ड्राइवर भी है, उस बस में बैठे यात्रियों से पैसा वसूलने का कंडक्टर भी है, वो बस खराब हो जाए रास्ते में तो उसको ठीक करने का मिस्त्री भी है। बहुत खूब, ये बहुत भारत खूब। की ताकत है। तो अब अगर दोनों देश इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े तो ये बड़ा विन विन सिचुएशन है, पहला एरिया। दूसरा, जिस F&B और एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, फूड एंड बेवरेजेस एंड एग्रीकल्चर की, दोनों देशों के स्वाभाविक पार्टनरशिप के बावजूद, दोनों देशों में पुराने टाई अप्स, लिविंग स्टाइल, थॉट प्रोसेस एक होने के बावजूद हमारे जो F&B और एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस दोनों देशों के इंटरनेशनल ट्रेड में होनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। पर अब यूएई ने जो कमिटमेंट किया कि वो $2 बिलियन भारत के फूड पार्क्स में इन्वेस्ट करेगा और टोटल एमिरेट्स की कंपनी, यूएई की कंपनियां भारत में आने वाले समय में $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो फूड एंड बेवरेजेस और एआई एंड टेक्नोलॉजी और तीसरा टूरिज़्म। मुझे लगता है कि अगर हम नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल ट्रेड को हटा दें तो ये 3 ऐसे क्लस्टर्स हैं जो हमारे $100 बिलियन के सपने को बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं और यहीं पे दोनों देशों के लोगों में और उद्योगों में कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कर पाएंगे और यहीं पर एक दूसरे के लिए सिनर्जी है। बहुत बढ़िया। अब मेरा ऑलमोस्ट आखिरी क्वेश्चन ये है, जैसे अभी मैंने आपके कुछ इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू देखे थे, तो आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी, जैसे टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, रिकैलिब्रेशन, आपने एक बहुत अच्छा शब्द उसमें यूज़ किया था जो आई थिंक मेरे दिल को छू गया। हम भारतीय हैं, हम वॉर पे कभी विश्वास नहीं करते हैं और आपने ये बात शायद रिकैलिब्रेशन के माध्यम से आपने कहने की कोशिश की। तो मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये टैरिफ वॉर्स है, ये हमारी इकॉनमी और हमारे जो संबंध है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, ये हम इसको किस तरह से उपयोग करके हम और आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत की तरफ जाएंगे, विकसित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ जाएंगे और ये कॉपरेशन को और मजबूत और बेहतर बनाएंगे। भारत में और भारत की सभ्यता में एक कहावत है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रयोग में भी लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, आपदा में अवसर। या मैंने बहुत सुना है, ये बहुत अच्छी बात। तो हम लोगों की ये ताकत है, हमारी कल्चर की ताकत है, ये हमारी भारत की और यूएई की साझा विरासत की ताकत है कि हमने आपदाओं में अवसर खोजे हैं, हमने अवसर को बनाया है,
हमने हमारे पुरुषार्थ और पसीने से आपदाओं को अवसर में बदला है। सही बात है। तो जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है उसमें दो बातें मैं जरूर कहूँगा। नंबर वन, भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे जीडीपी का 80% हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे आधारित है। हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही 140 करोड़ लोग उसको उपभोग करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चल निकलता है। हम जीएसटी के रेट रेशनलाइजेशन और 12 लाख रुपए तक की आयकर में आय तक कोई कर नहीं के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में 5.3 ट्रिलियन रुपए का नया उपभोग जनरेट कर रहे हैं। 5.3 ट्रिलियन अर्थात 5,30,000 करोड़ रुपया। कई देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं होती जितना हम जीएसटी में कमी से नया उपभोग ला रहे हैं। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि भारत और यूएई स्वाभाविक पार्टनर है। हम कुछ सेक्टर्स जो पहले हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस में छूट गए, जिसमें मैंने F&B का नाम लिया, यूएई ने कमिट किया है $2 बिलियन का फूड पार्क में इन्वेस्टमेंट करने का, उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। हमारे डिफेंस सेक्टर में भारत में बड़ा निवेश हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, उसमें हम यूएई के साथ हम साझा काम कर सकते हैं। और तीसरा, टेक्नोलॉजी वाली बस में हम बैठे हैं, हमारे पास उस बस को चलाने की, उस बस को ख़राब हुए तो ठीक करने की, और उस बस में बैठे लोगों से टिकट वसूलने वाले कंडक्टर के लोग हैं। हम टेक्नोलॉजी में वी कैन टेक द नेशन, बोथ द नेशंस, to the next level. UAE being early in this particular sector, and India had a know-how and talent to take this sector to the next level. If both are going to complement with each other, we can take AI and quantum technology to the next level. F&B and agriculture, we had not done much international trade, but those small frictions has to be removed. And third is the tourism. Both UAE and Dubai in particular is having the geographical location to become the international hub, and India being a most young nation of the world, high growth oriented country of the world, a country which is growing at a GDP growth of 7%, so naturally we can have we can complement each other in the tourism sector also. बेहतर। अब मैं आखिरी सवाल से इसको ख़त्म करना चाहूँगा। आने वाले समय के लिए फूड सिक्योरिटी, हमारा देश किसानों का देश है, ये आपने भी अपने इंटरव्यू में बताया था, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, भारत, हम फूड सेक्टर में, क्योंकि हम फ्यूचर फूड में बैठे हैं, फूड सेक्टर में भारत कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जो उत्पादन नहीं करता हो। गिनी चुनी 2-4 फसलें होंगी, लेकिन हम दोनों मिलके किस तरह से इस रीजन की फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बायलैटरल फूड सिक्योरिटी मॉडल, यूएई और भारत एक दूसरे को उसमें कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और हमने देखा कि कोरोना के दौरान, और पूरी दुनिया ने महसूस किया कि एक फूड की स्टोरेज का एक मॉडल होना चाहिए कि भाई कोई अनिश्चितताएं आ जाए, कुछ कोरोना जैसा चीज़ जिसने पूरे दुनिया को झकझोर दिया था, उस समय हमारे पास फूड सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था है। यूएई इसके लिए आगे काम करना चाहता है और भारत के पास सरप्लस आउटपुट है। आज दुनिया की कई फसलें ऐसी है जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डेयरी उत्पादों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पर अभी तक इन क्षेत्रों में हाई एंड टेक्नोलॉजी कई जगह यूज़ हुई, पर सब जगह अभी तक यूज़ नहीं हुई। वहाँ पर यूएई और भारत मिलकर पूरी दुनिया को एक फूड हब बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं
और एक दिशा दिखा सकते हैं कि ग्लोबल साउथ के जब दो देश मिलते हैं, जिनकी साझा विरासत है, जिनकी साझा सोच है, तो वो दुनिया को बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, और ये जब हम मिलेंगे तो जब फूड स्टोरेज होगा तो ऐसा थोड़ी कि हम एक्स वाई और ए बी देश को ही देंगे और एक्स वाई को नहीं देंगे, वो तो सबके लिए है, क्योंकि साझा विरासत वसुधैव कुटुंबकम की है। साझा विरासत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विरासत है। इसी विरासत को आगे लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं, और यूएई में भी वही थॉट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें हम इस एरिया में कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व हम बना सकते हैं, जो कि डिस्कशन का पार्ट है। उसमें भारत का सरप्लस आउटपुट पल्सेस में, राइस में, ग्रेन्स में और अन्य फसलों में, स्पाइसेस में, आज पूरी दुनिया का स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व बनने की ताकत यूएई में है, और भारत अपने सरप्लस प्रोडक्शन को यहाँ स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व बनाने में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल देश के रूप में काम कर सकता है। पर ये फ्रिक्शंस छोटे छोटे हटाने हैं। सीपा इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रेड डेंसिटी इज समथिंग विच वी शुड फोकस ऑन। ब्यूटीफुल, अति सुंदर। सीपा एंड टेरिफ्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉल फ्रिक्शंस आर समथिंग विच वी शुड एड्रेस ऑन। बहुत बढ़िया। CEPA is the starting point, and that is must, but we require a empowered committee of experts, professionals, policymakers, governments, regulators to standardize the trade between the two nations, especially in F&B and agriculture. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने जिन मुद्दों को इतने बेहतरीन तरीके से पेश किया। ये आपका यहाँ आना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका से बात करके मुझे बड़ा आनंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी।